नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि नियमित रूप से आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए अब पिछले वीडियो के क्रम में आपको, जैसा हमने आपसे कहा था कि पहले प्रश्न पर विधिवत चर्चा करेंगे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सामान्य हिंदी कक्षा 12 के पहले प्रश्न पर विधिवत चर्चा करते हैं। यद्यपि कक्षाओं में मैं परीक्षा से अधिक आपके ज्ञान पर अधिक बल देता हूँ, किंतु यह समय विस्तार से चर्चा करने का नहीं है। आपको जिस तकनीक के माध्यम से कम अध्ययन से अधिक अंक अर्जित हो सकें, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी। तो जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें आप पाठ्यक्रम में ही देखेंगे तो आपको कम पढ़ने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। पाठ्यक्रम में लिखा है कि गद्य गरिमा के पाठों में दिए गए लेखकों की रचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, गद्य गरिमा, अब ये चूंकि इतिहास है, आप कक्षा 12 अकेले का अध्ययन करेंगे लेखकों का तो पूरा नहीं होगा। आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 में सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी कोई भी पाठ हो, हर एक पाठ के लेखकों की रचनाओं को भली भांति तैयार करना है। उसकी एक इंडेक्स बना लीजिए, लेखक का नाम, रचनाएं। अच्छा यह होगा कि बीच में विधा का भी कॉलम बना लें, लेखक का नाम, रचना और लास्ट में विधा, कौन सी विधा है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, जो भी है, इस तरह से कर लें। तो कक्षा 11 और 12 में जितने भी लेखक हैं, वो चाहे साहित्यिक हिंदी से संबद्ध हो या सामान्य हिंदी से संबद्ध हो, उन सारे लेखकों की रचनाओं की एक तालिका बना करके आप उसका अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा भी कई बार एकाध प्रश्न इधर उधर से भी आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको जो प्रमुख युग प्रवर्तक लेखक हैं, उन लेखकों की रचनाओं को भी अलग से उसी में जोड़ लेना है। तो बस इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो जो 5 अंक का ये हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित पहला जो प्रश्न है, ये आपका पूरा हो जाता है। इसी के आगे दूसरा जो प्रश्न होता है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इसमें इतिहास शब्द को हटा करके विकास शब्द को जोड़ा गया है। किस क्रम से हिंदी काव्य का विकास हुआ है वो अध्ययन अपेक्षित है। इसमें भी आपको विकास के क्रम को नहीं पढ़ना है, बल्कि विकास के क्रम में जो जो कवि आए हैं, उन कवियों की रचनाओं पर आधारित प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को, यानी विकास और इतिहास में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो 4 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है, क्रमशः मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आदिकाल या वीर गाथा काल, या उसी को चारण काल भी कहते हैं। इसमें अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इत्यादि लक्षण आते हैं। तो उस काल की ज़्यादा संख्या नहीं है कवियों की। आप किताब में देखेंगे तो उन कवियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। उन कवियों का नाम लिखो और लगभग हर एक कवि की एक एक दो दो रचनाएं ही हैं आदिकाल में। तो उन कवियों का नाम लिखो, जैसे चंद बरदाई लिखा आपने, पृथ्वीराज रासो, तो ऐसे ही कवि का नाम लिखिए और रचना का नाम लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। इस तरह से आपका नोट्स बन जाएगा। आदिकाल के बाद आपका आता है पूर्व मध्य काल।
जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो पूर्व मध्य काल, भक्ति काल या स्वर्ण काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक शाखा है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के जो दो सगुण अवतार भारत में हुए हैं, राम और कृष्ण के, उसके दो विभाग हो जाते हैं, दो धाराएं बन जाती हैं। एक कृष्ण भक्त कवियों की धारा और दूसरा राम भक्त कवियों की शाखा। तो उसको कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी धारा के नाम से जानते हैं, शाखा के नाम से जानते हैं, कृष्ण भक्त कवि और राम भक्त कवि। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा जो है, उसमें भी कवियों की दो श्रेणियां हुई। एक श्रेणी के कवि कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरे कवि कहते हैं कि नहीं, ज्ञान ही है जिसके कारण हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक किसी से हम भक्ति कर नहीं सकते। और दूसरे कहते हैं नहीं, जानने की जरूरत नहीं है, आप टूट करके ईश्वर से प्रेम करो तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो आपको भक्ति काल में इन चार शाखाओं के कवियों की रचनाओं को, जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को बढ़िया से तालिका बना करके, कवियों का नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं, इस तरह से आप उसको लिख करके नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसे रीतिकाल भी कहते हैं, जो प्रसिद्ध नाम है इसका। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल या श्रृंगार काल। श्रृंगार काल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस युग में विशुद्ध श्रृंगारिक रचनाएं हुई। श्रृंगार के बड़े कवि कविवर बिहारी इसी काल में हुए। तो आपको इसमें दो धाराएं होती हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की शाखाएं। रीति का अर्थ क्या है हम आपको बता रहे हैं। माने काव्य के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों पर आधारित लक्षण ग्रंथों की रचना करना ही रीति का निर्वाह है। माने काव्य परंपरा का, काव्य के प्रयोजनों का, काव्य का विधिवत अनुपालन करते हुए, उनके लक्षणों का निष्पादन करते हुए रचना लिखना ही रीति का निर्वाह करना है, रीति है। तो रीति काल में बहुत अधिक कवियों की माला नहीं है, बड़ी श्रृंखला नहीं है। आप रीति काल के कवियों को भी क्रमागत ढंग से कवि का नाम और रचनाएं इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अपेक्षाकृत कवियों की संख्या अधिक है, और जो रचनाएं पूछी जाती हैं उसमें आधुनिक काल से एक दो रचना जरूर पूछी जाती है। उसके लिए हम आपको एक आसान सा तरीका बता रहे हैं। आपकी जो काव्यांजलि पुस्तक है, उसमें जो आधुनिक काल के कवियों के पाठ हैं, वो चाहे कक्षा 12 में हो और चाहे कक्षा 11 में, पूरे कवियों को आप वहाँ से उठाइए और अपने नोट्स में क्रम से लिखिए, और उनकी रचनाएं जहाँ जीवनी दी गई है उसमें पूरी रचना दी गई है, वहाँ से आप उनकी रचना ले आकर के अपने नोट्स में डाल लीजिए। इस तरह से आप अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से जोड़ते हुए, यदि आप महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करेंगे तो आसानी से आप अपने कोर्स को पूरा करते हुए
परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे के वीडियो में इसके आगे के प्रश्न की चर्चा होगी। और फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप में से जिन छात्रों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब न किया हो, वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित रूप से हमारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।